हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा 525 पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कि अलग अलग आपकी विषय बार यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को रीओपन किया गया है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त 2026 आपकी रखी गई है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो आपको जो डेट दिख रही है ये आपकी पुरानी वाली डेट है। अब आपकी जो नई अपडेट डेट आई हुई है उसके आधार पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आपकी जो टोटल 525 पोस्टें हैं जो ये आपकी अलग अलग विषय वार रहने वाली हैं। तो एक बार आपको पहले हम नोटिफिकेशन को दिखा देते हैं किस विषय में कितनी पोस्ट आपके रहने वाली हैं, फिर इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसका पूरा हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री विषय का यानी इतिहास का है। तो इसमें एक बार आपको पहले हम टोटल पोस्ट दिखा देते कितनी आपकी रहने वाली हैं। तो टोटल इसमें पोस्ट आपकी 56 पोस्ट यहाँ पर रखने वाली हैं आपकी। बाकी इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर और अन्य सभी जानकारी को आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, और फॉर्म फिल के टाइम आपको पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। दूसरा नोटिफिकेशन हमारा गणित का यानी मैथमेटिक्स का है। तो इसमें भी आप पोस्ट देख सकते हैं टोटल कितनी आपकी पोस्ट रहेंगी। तो इसमें देखिए 107 आपकी पोस्ट हैं। इसका भी आप क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र है, तो इसको भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें 125 पोस्ट आपकी इस विषय की भी आपकी निकाली गई हैं। नेक्स्ट हमारा नोटिफिकेशन है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का। तो इसमें भी पोस्ट आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए 116 इसकी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का है। तो इसके भी पोस्ट यहाँ पर आप विषय बार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 120 इसमें भी आपकी पोस्ट निकाली गई। तो आप अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सभी की लास्ट डेट यहाँ पर देखिए 15 अगस्त आपकी रखी गई है। तो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए इसके पहले भी आपकी लिंक ओपन हुई थी, तो जिस भी कैंडिडेट ने पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो आपके लिए दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपका वही फॉर्म रहेगा। यदि फॉर्म में यदि कोई आपको संशोधन करना है, एडिट करना है तो आप एडिट जरूर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए 17 अगस्त आप इसको फॉर्म को सुधार सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो सिंपल आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर चलना है। एमपीपीएससी सर्च कीजिए। एमपीपीएससी की जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करते चले जाना है। अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार का लिंक दिखेगी तो आपको जो पहली ही लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ और आपकी नई वैकेंसी चल रही है। देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी चल रही है, तो इनके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी नई वैकेंसी चल रही है। तो इसका हमने ऑनलाइन फॉर्म का ऑलरेडी वीडियो चैनल पर प्रोवाइड किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इसकी भी 71 पोस्टें हैं, तो आप इनको भी यदि एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दिख रहा है ये यहाँ पर आपका ये फिजिक्स की है। फिजिक्स के लिए अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फिजिक्स की लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। जिस कैंडिडेट के लिए हिस्ट्री का अप्लाई करना है, आपका केमिस्ट्री का अप्लाई करना है तो इस लिंक पर क्लिक करके अपना केमिस्ट्री को अप्लाई कर लेंगे। जिसके लिए बॉटनी या वनस्पति शास्त्र का अप्लाई करना है तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तो आपको जिस भी विषय के लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपको जो लिंक दिख रही है उन पर आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट को आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आपको कैसे फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तरीका सेम रहेगा, सिर्फ आपके विषय के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखिए जैसे डेमो पर्पज़ के लिए हिस्ट्री विषय को अप्लाई करके आपको हम दिखा देते हैं। तो एक्शन के सामने जो लिंक दिख रही है इसी एक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है। अब आपको जो ब्लू कलर के जितने भी लिंक आपको दिख रही है नोटिफिकेशन की सभी पर क्लिक करके एक बार आपको क्लिक करना होगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से सभी पर आप क्लिक कीजिए। इस पर भी क्लिक करना है आपको, इस पर भी क्लिक कीजिए, और आपका जो शुद्धि पत्र आई है इसको भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। और आपकी जो संशोधित डेट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी संशोधित डेट आई हुई है 15 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। और जो आप पहले से फॉर्म अपने अप्लाई कर दिया है तो उनके लिए देखिए यहाँ पर आपको दोबारा से अप्लाई करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि आपके फॉर्म में कोई संशोधन करना है तो उसको आप 17 तारीख तक आप उसको सुधार सकते हैं। बाकी एग्जाम की डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको।
अब आपको आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। अब जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे हिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, तो आपके लिए उस प्रकार का सब्जेक्ट यहाँ पर दिखेंगे। हम जैसे यहाँ पर हिस्ट्री का अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री शो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको विषय सेलेक्ट करना है। आपका हिस्ट्री था, मॉडर्न हिस्ट्री था, मिडिवल था या एशियंट हिस्ट्री था, तो जो भी आपका था वो सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आप ग्रेस के साथ पास हुई है। यदि आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेस लगा है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण। तो यहाँ पर देखिए कि आप अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के जो राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत पदों के विरुद्ध आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, अतिथि जो है गेस्ट टीचर के रूप में यहाँ पर आपने पढ़ाया है और आप इसी विषय से यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए तो आपको यदि है तो अग्रणी महाविद्यालय के जो प्राचार्य उसके द्वारा, उनके द्वारा गणना पत्रक के आधार पर आयु सीमा में कितनी छूट है वो वर्ष में फिल कर देंगे और उनका जो सर्टिफिकेट वो गणना पत्रक का वही आपको अपलोड करना होगा। यदि नहीं किया है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या आपने यदि महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के माध्यम से जो स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम होते हैं उससे आपने पढ़ाया है, यदि अतिथि विद्वान थे तो यस करेंगे। तो आपको फिर देखिए यहाँ पर अतिथि विद्वान का आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये सिंपल है। और यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो एक बात ध्यान दीजिए, आपकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इसको आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है और इसको आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। बाकी फॉर्म की डिटेल तो आपकी एडिट हो जाती है यदि बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाता है, लेकिन ये 3 जानकारियाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको सही तरीके से फिल आपको करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, फर्स्ट नाम फिल कीजिए। अब यदि आपका मिडिल नेम लिखा है मार्कशीट या सर्टिफिकेट में 10th में तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम या सरनेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल या फीमेल, अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना है, डेट को सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम आपको सिंपल सा फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी विवाह संबंधित विवरण, तो क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि विवाहित हैं तो एस करेंगे। फिर यहाँ पर अपने पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करेंगे, कितनी हैं, 1 हैं 2 हैं, इस प्रकार से आपका रहेगा। और यदि आप विवाहित नहीं हैं यानी सिंगल हैं तो इस पर नो पर क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, अब यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एस करेंगे और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, तो आपको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एस करेंगे। आप एस करने के बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, यूआर, एससी। अब जैसे एससी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कास्ट का नाम आपको फिल करना है। इसी प्रकार से एसटी को भी आपको, और ओबीसी हैं तो ओबीसी। अब ओबीसी अब जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो आपकी जो रिजर्वेशन की कैटेगरी आपकी यहाँ पर ओबीसी आ जाएगी और यहाँ पर अपना कास्ट का नाम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी, तो यहाँ पर देखिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश का डिजिटल वाला, वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो एसडीएम या एसडीओ, तो वो यहाँ पर आप इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। या आप चाहें तो यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू इस प्रकार का भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होगा तो वो भी फिल कर सकते हैं। शॉर्ट में आप एसडीओ या एसडीएम भी आप लिख सकते हैं। किस जिले से आपका जारी हुआ है तो वो आपका जिला आप सेलेक्ट कर देंगे, जो भी आपका जिला है। सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है और किस दिनांक का सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देनी है। नेक्स्ट है दिव्यांगता का विवरण यानी पीएच कैटेगरी की डिटेल, तो ये 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो एस कर देंगे। अब एस करने के बाद देखिए कि अभ्यर्थी को जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल के द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया है तो एस कर देंगे आप। और फिर यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना है, लोकोमोटरी है, दृष्टि बाधित है या सिरबड़ बाधित है वो सिलेक्ट करेंगे। कितने परसेंट आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है, 40% कम से कम होनी चाहिए, 50%, 60% जो भी आपकी इस प्रकार से फिल कर देंगे। जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पर फिल कर देंगे और सर्टिफिकेट आपका किस दिनांक को जारी हुआ है वो फिल कर देंगे। और यहाँ पर क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के जो भूतल कक्ष है आपको वहाँ पर बैठने की आवश्यकता है तो एस कर देंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है। अब यदि आप पीएच कैटेगरी नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी ऑप्शन क्लोज हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए हैं, यदि किए गए तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है
तो यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है? यदि आपको कभी डेबर किया गया है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। अब यस करते हैं तो किसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन या उसके नगर सेवक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, तो यस कर देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी की यहाँ पर देखिए, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं? यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करते हैं तो यस करके, नहीं तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में आप सेवारत हैं? तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन की डिटेल। तो चूँकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आपके लिए तो यहाँ पर पंजीयन की आवश्यकता नहीं, आपको कोई ऑप्शन भी नहीं दिखेगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं आपके लिए रोजगार पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास पंजीयन नहीं है तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड करेंगे तो उस टाइम आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो सबसे अच्छा यही है कि आप अभी ही पंजीयन को कर लीजिए, और पंजीयन करने के बाद आपको यहाँ पर यस करना है, रोजगार पंजीयन नंबर फिल कर देना है, किस जिले से आपने पंजीयन किया था वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पंजीयन करने की दिनांक आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। नेक्स्ट, भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। अब यस कर देते हैं तो आपकी नियुक्ति की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि आपको फिल करनी है, तो टोटल आपका कार्य अनुभव यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज है इससे पुरस्कृत हैं, जिसमें आपका SC ST OBC यहाँ पर दे सकते हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और यदि आपका अनमेरिड है तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो नेट को सिलेक्ट करेंगे, विषय का नाम फिल करेंगे, उत्तीर्ण दिनांक यानी पासिंग डेट आपको फिल करनी है, और रोल नंबर आपको फिल करना है। यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं है, आप MP सेट क्वालिफाई हैं तो सेट सेलेक्ट करेंगे, सेट का विषय आपको फिल करना है, पासिंग डेट, रोल नंबर। और यदि आप नेट और सेट दोनों क्वालिफाई हैं तो पहले हम नेट की डिटेल फिल करेंगे, फिर यहाँ पर सेट की डिटेल फिल करेंगे। और यदि यहाँ पर आप PhD भी किए हैं तो इस प्रकार से PhD की डिटेल अभी आपको यहाँ पर SO में जानकारी देनी होगी। और यदि आप सिर्फ सेट अकेला क्वालिफाई किए हैं तो सिर्फ सेट को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सेट की डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो ये आपके अनुसार है, आप क्या क्वालिफाई यहाँ पर किए हुए हैं। नेक्स्ट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो इसको आपको सावधानीपूर्वक फिल करनी है। सबसे पहले 10th या हाई स्कूल की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो 10th सेलेक्ट कीजिए। प्रणाली आपकी क्या थी, पासिंग सिस्टम, ग्रेड्स या CGPA सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब आपके विषय फिल करना है, जैसे कोई हिंदी था तो हिंदी, 10th में आपके बोर्ड के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कोमा आपको नहीं लगाना, सिर्फ स्पेस देना है इंग्लिश, फिर आपको स्पेस देना है तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, इस प्रकार से आप फिल करते जाएंगे। या आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप कर सकते हैं। पूर्णांक यानी ग्रांड टोटल आपके कितने थे वो फिल करेंगे, ऑप्टन मार्क कितने हैं वो फिल करेंगे, आपके परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, किस डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से वो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करना है। अब जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड लिख देंगे, या CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है तो वो आप अनुसार फिल करेंगे। 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है, पासिंग ईयर फिल कर देंगे, और 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, 12th या हायर सेकेंडरी की डिटेल। तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या इंटरमीडिएट भी आप लिख सकते हैं। वही आपका प्रणाली क्या थी, ग्रेड या CGPA था तो इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो आपको पर पूर्णांक प्राप्तांक फिल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपने परसेंटेज ही फिल करने होंगे। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम रहा है तो फिल करेंगे। आपका 12th के जो भी सब्जेक्ट आपके रहे हैं वो फिल करेंगे, जैसे हिंदी स्पेस देना है, इंग्लिश स्पेस देना है, हिस्ट्री स्पेस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से अपने 12th के सब्जेक्ट को फिल करेंगे। पूर्णांक आपके कितने थे तो वो यहाँ पर अपने पूर्णांक फिल कर देंगे, कितने प्राप्तांक आपको प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर अपने प्राप्तांक को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और आपके परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। किस डिवीजन से पास हुए वो सिलेक्ट करेंगे, आपके बोर्ड का नाम, जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, पासिंग ईयर, रोल नंबर। इसका देखिए ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आपने क्या किया, आप जैसे साइंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जैसे BSc किया तो BSc सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हिस्ट्री वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर BA लिखेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर BSc या BA लिखते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए BA आपने लिखा B.A, ऐसा लिखेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आपको डॉट सिंबल आपको यूज नहीं करना है। इसी प्रकार से जैसे आप BSc फिल करते हैं तो आपको भी इसी प्रकार से आपको डॉट नहीं लगाना है, आपको सिंपल डायरेक्ट ही आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट, आपका ग्रेड या CGPA सिस्टम था या डिवीजन। आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहे हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हम फिल कर देंगे, जैसे आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटिक्स,
इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से आपका जो भी रहा है या जो भी आपका रहा है वो अपने अनुसार फिल कर देंगे। इसको देखिए ग्रांड टोटल आपके कितने पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर। इसको देखिए नेक्स्ट है स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपने जैसे एमए किया है तो एमए फिल करेंगे। अब जो साइंस वाली सब्जेक्ट के आप अप्लाई करते तो वहाँ पर आप एमएससी आप सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग सिस्टम क्या ग्रेड था या सीजीपी सिस्टम था वो फिल करेंगे। सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक हिस्ट्री आ जाएगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, पूर्णांक, प्राप्तांक, किस डिवीजन से पास हुए फिल करेंगे। और आपका जो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ये बेसिक सी डिटेल आप इसको अच्छी तरीके से आप फिल कर लेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो 4 सिटी आपको दी गई, एक एक करके अपने एग्जाम सेंटर को आप सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको इंदौर एग्जाम सेंटर शो हो सकता है, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। इसका देखिए नेक्स्ट यात्रा भत्ता का विवरण। तो जो यात्रा भत्ता का है लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूलवासी, जिसमें आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और फिजिकल हैंडीकैप हैं। अब यदि यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते तो यस कर देंगे और नहीं लेना चाहते तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बैंक अकाउंट की डिटेल। तो सबसे पहले अपने बैंक का नाम फिल करना है। आपका जो यहाँ पर बैंक, जैसे आपका बैंक है तो इस प्रकार से अपना बैंक का नाम फिल कर देंगे। बैंक का IFSC कोड फिल करना है। शाखा का नाम, ब्रांच का नाम फिल करना है। ब्रांच कोड आपको फिल कर देनी है, ये आपके पासबुक का लिखा मिल जाएगा। खाता धारक का नाम यानी आपका नाम आपको फिल करना है। इस प्रकार से आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है सही तरीके से नाम आपको फिल करना है। और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज, जिसमें आपकी अकाउंट की डिटेल आपको दिख रही होगी, तो उसका जो फ्रंट पेज उसकी आपको फोटो कैप्चर करनी है, फोटो खींचनी है सही तरीके से JPG फॉर्मेट में, और 200 KB से ज़्यादा ना हो। और फोटो जब अपलोड करते हैं तो पासबुक वाली फोटो में फाइल का नाम आपको पासबुक ही लिख देना है, और जितना बाकी का स्पेस है सभी को आपको रिमूव कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता यानी जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है UT है सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर आप। नेक्स्ट आप पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, एरिया का पिन कोड फिल करना है, लैंड मार्क फिल करना है। यदि कोई मार्क यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नो मार्क की भी एंट्री आप यहाँ पर नो मार्क्स इसकी भी एंट्री आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस। अब आपका ये कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये वाले सेम है, तो इसको टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो इसकी आप अलग अलग एंट्री कर दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट फोटो। तो फोटो आपको JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटो ध्यान दीजिए 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। फोटो में आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, और आपको काला चश्मा या टोपी कैप वगैरह आपको नहीं लगानी है। यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी आँखें क्लियर दिखनी चाहिए और रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो 20 KB से लेकर 100 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आपको फाइल को आपको JPG फाइल में रखना है। और एक बात ध्यान दीजिए, फाइल का नाम जब फोटो अपलोड करते हैं तो जितना भी स्पेस रखा है उसको रिमूव करेंगे और फोटो आप सिंपल फोटो लिख देंगे और इस चेकबॉक्स को आप क्लिक कर देंगे। अब रिसर्च कैसे करना है तो इसके पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप किसी एक वीडियो को आप देख लेंगे तो आप यहाँ पर रिसर्च करने का तरीका आप देख सकते हैं। इसको देखिए नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। तो आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। आपकी जो भी एक्टिव और वैलिड आपकी मेल ID वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो इससे आपका रहेगा मिनिमम 10 KB, अधिकतम 100 KB तक। और सिग्नेचर भी आपको JPG में रखना है, और सिग्नेचर में फाइल का नाम आपको सिग्नेचर ही रखना है। कैसे, चलिए एक बार आपको हम दिखा देते हैं पहले। तो इस प्रकार से आपका फोटो है, सिग्नेचर है, पासबुक है। तो इसको रीनेम करेंगे, पहले इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर रीनेम करेंगे। आपको जो भी यहाँ पर दिख रहा है पूरा रिमूव करेंगे, और आपको सिंपल इस प्रकार से शॉर्ट में आपको कुछ भी यहाँ पर लिखना है और ओके पर क्लिक करके इसको आप सेव कर लेंगे। अब वही अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर, सॉरी आपका सिग्नेचर या सर्टिफिकेट है या आपका फोटो है वो अपलोड यहाँ पर आप कर देंगे। तो देखिए आपने जैसा रीनेम किया था सेम यहाँ पर फाइल का नाम रीनेम आ गया। आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर दिख जाएगा। जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है, और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपनी पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, खासकर आपके नाम में मिस्टेक तो नहीं है। और कोशिश कीजिए या जब वीडियो देख रहे हैं आप तो कोई भी आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना रहे। या आप कहीं सर्वर कैपेसिटी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर करने पर आपको इस प्रकार का पॉपअप आएगा कि आपको यहाँ पर डिटेल को जांच लें। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक आपको करते चलना है। ओके पर क्लिक करते आने के बाद अब आपको एक बार यहाँ पर लास्ट में आपको एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो अभी नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप इसको कैंसिल पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको ओके पर क्लिक आपको कर देना है।
ओके पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपको ये दिख रहा है, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यदि यहाँ पर पेज बैक या रिफ्रेश कर देते हैं आप, तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके फॉर्म को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी इसका पूरी फॉर्म की एक बार डिटेल को चेक कर लीजिए, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और आपको एक बार वाटर मार्क दिख रहा होगा, फीस प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका कोई फीस को भी आपको पे करना होगा। तो फीस को पे करने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए फीस आपको देखने को मिल जाएगी। अब UR अभ्यर्थी हैं या अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो आपको 540 रुपये लगेगी, और वही यदि मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी तो 290 रुपये आपको यहाँ पर फीस लगेगी। तो एक बार पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो इस फॉर्म को छोड़ दीजिए, दोबारा से नया फॉर्म फिल कीजिए, फिर उसकी फ़ीस को पे कीजिए। ये सब कुछ सही है आपको, तो जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके अपनी फ़ीस को पे करना है। पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आप डेबिट कार्ड UPI जैसे UPI से करना है तो UPI पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन देखेंगे, आप पेटीएम भी यूज कर सकते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है इस पर भी आप क्लिक करके फ़ोनपे, गूगल पे, UPI इस पर भी कर सकते हो। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक बार इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, तो आप नेट बैंक का भी यूज कर सकते हैं, और सबसे आसान है UPI, तो इसी UPI पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ऐप्स दिखेगा और आपको QR कोड, तो QR कोड सबसे आसान है, तो QR कोड पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको शो QR कोड दिखेगा, इस शो QR कोड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक QR कोड ओपन हो जाएगा, उसको आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी स्कैन करके फीस को पे कर दीजिए। और पे करते टाइम आपको पेज को बैक रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ ही सेकंड में आपकी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लेना है। और यदि यहाँ से आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो हम पेज पर आएंगे, या जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फीस, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, तो आपका यहाँ से फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। और यदि आपने पेमेंट कर दिया, फॉर्म को चेक करना चाहते हैं, तो इस पर लिंक पर क्लिक करके फॉर्म के डुप्लीकेट रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप इन 5 विषय में से कोई भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तरीका सभी का सेम यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देखिए जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और बाई चांस यदि आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, तो इस बार लिंक पर क्लिक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025 को सेलेक्ट करके जो भी विषय का अप्लाई करते हैं उसमें अपनी डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे। आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख लेंगे, आपको यहाँ पर विषय देखने को मिल जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद अपना नाम फिल करेंगे, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, और सबमिट पर क्लिक करते हैं आप, तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। और इसका अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब हो सकता है यदि आपने फीस पे नहीं किया हो और आपका एप्लीकेशन नंबर आप भूल चुके हो, तो हो सकता है यहाँ पर आपको फाइंड ना हो, तो इस केस में आप नया फॉर्म को फिल करके अपनी फीस को पे कीजिए। और अप्लाई करने में कोई भी समस्या है तो जो कॉन्टैक्ट ऐसे दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो MP ऑनलाइन और MPPSC के हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।